रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ममता देवी के घर में आज मातम का माहौल था। उसकी बूढ़ी आंखों के सामने उसके 5 बेटों का शव पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटों को छीन कर तूने मुझ बुढ़िया से किस जन्म का बैर लिया है। अरे अभी तो मेरी बहुओं के हाथों की मेहंदी भी न छूटी थी और तूने उनके माथे की लाली मिटा दी। क्या मिल गया तुझे मेरी बहुओं का सुहाग छीनकर। संभाल खुद को ममता, लिखे को कौन मिटा सकता है। जो होना था हो गया, अब अपनी बहुओं के बारे में सोच। इसी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सफेद साड़ी में बैठी 5 बहुएं भी अपनी सास के साथ फूट फूट कर रोती हैं। बेटों के मौत के बाद गुजरते समय के साथ उनके घर में घनघोर गरीबी घिर आती है। एक सुबह, क्या बात है बहू, इतनी देर सवेर हो गई मगर अब तक चूल्हा मुंह ताक रहा है। खाना नहीं बनाओगी क्या? माँ जी, क्या बनाऊं? रसोई घर में बनाने को जरा भी राशन नहीं बचा और बनिए ने भी राशन देने से साफ मना कर दिया है। अब हम क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे? तुम 5 फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ बनिए से। ऐसा बोलकर ममता बनिए के दुकान पर आकर बोलती है। क्या बात है बब्बन बनिया, तूने मेरी बहू को राशन क्यों नहीं दिए? अरे कौन आधार पर राशन दे ममता मौसी, काहे की कमाई का जरिया तो तुहार घर में कौनो बचा नहीं। जब उधार चुकाए के कोनो आधार ही नहीं है तो भला बब्बन बनिया काहे को घाटे का सौदा करे। बनिया की बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं और उस बेचारी बूढ़ी सास को पता नहीं चलता कि कब गरीबी के कारण वह गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा ना बोल बब्बन, मेरे घर के खते खाली पड़े हैं। मेरी 5 बहुएं भूख से छचन रही हैं। थोड़ा आटा दाल ही दे दे, मैं जल्द ही तेरे पैसे दे दूंगी। उस गरीब सास को गिड़गिड़ाते देखकर बनिए का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद वह थोड़ा आटा और दाल देकर एहसान जताते हुए बोलता है, ये लो ममता मौसी, 1 किलो आटा और दाल, इसे उठाओ और चलती बनो, पता नहीं आ जाते हैं कहां कहां से। बनिया बूढ़ी सास को 4 बात सुनाकर राशन दे देता है। ममता अपनी भीगी हुई पलके पहुंचकर घर आती है, जिसके बाद रेखा किरण उस थोड़े से राशन से चूल्हे पर दाल रोटी बनाकर आपस में मिल बांट कर खाती हैं। मगर गुजरते हुए दिनों के साथ घर को गरीबी के दलदल में समाता देखकर गरीब सास को गहरा सदमा लगता है और यही चिंता उसे बीमारी के बड़े चपत में डाल देती है, जिसे देखकर 5 बहू परेशान होकर एक दूसरे से बातें करती हैं। पता नहीं हम 5 बहुओं के हंसते खेलते घर परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई। पहले हमारे पति मर गए और अब माँ जी भी बीमार रहने लगी है। माँ जी के बगैर हम बहुओं का क्या होगा? ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं रेखा। अब इस बिगड़े हालातों में हम 5 विधवा बहुओं को ही अपने बीमार सास की सरजमी ठहरना होगा। हमें कुछ करना होगा। पर हम 5 तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ऐसे में हम करेंगे भी क्या? जानती हो जूही, अक्सर परेशानियों का हल हमारे सामने ही होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता। हम 5 बेहतरीन खाना बनाना जानती हैं। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? मगर ढाबा खोलने के खातिर पैसे कहाँ से आएंगे? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, बस हमें शुरुआत करनी है। 5 बहुएं घर की रसोई नाम से ढाबा खोलती हैं। 5 बहुएं साथ मिलकर ढाबा चलाती हैं। एक रोज 5 विधवा बहू के ढाबे से गुजरता हुआ जगजीत नाम का एक शख्स बोलता है, घर की रसोई, अरे यह इस ढाबे से तो बड़े लाजवाब खाने की खुशबू आ रही है, क्यों ना यहीं चलकर भूख मिटाई जाए। अगले ही पल जगजीत ढाबे पर लगे टेबल पर बैठ जाता है। तभी जूही कहती है, हमारे घर की रसोई में आपका स्वागत है। कहिए, क्या खाना चाहेंगे आप? तुम्हारे ढाबे पर क्या क्या खाने को मिलेगा? नान रोटी, चावल छोले, पूरी सब्जी, दाल, सारा खाना है। हमारे ढाबे पर आपके लिए क्या लाऊं? मुझे इन सब खाने का स्वाद चखना है, तुम सब कुछ ले आओ।
जूही जल्दी से अलग अलग खानों से भरी थाली तैयार करके जगजीत को परोस देती है, जिसे खाकर जगजीत विधवा बहुओं की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह, क्या जबरदस्त जायकेदार खाना बनाया है तुम बहुओं ने। मैं तो उंगली चाटता रह गया और खाने का स्वाद तो जैसे मेरे मुंह में घुल मिल गया। ये लो पैसे। जगजीत के सराहनीय शब्दों से विधवा बहू के पिसे हुए मन को प्रोत्साहन मिलता है। हर दिन के साथ उनकी मेहनत मंजिल की ओर बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके ढाबे पर आने वाले इक्के दुक्के लोग बहुतेरे संख्या में बदल गए, जिससे उन्हें बेहतर कमाई होने लगी। हर दिन के साथ हमारा ढाबा आगे बढ़ रहा है। काश की माँ जी भी अपनी विधवा बहू की तरक्की को देख पाती। भगवान पर भरोसा रखो करण, बहुत जल्दी हम बहुओं की ये आस भी पूरी होगी। सारा दिन ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करने के बाद पांचों बहुएं रात को घर लौटने पर अपनी सदमे में पड़ी सास की खूब सेवा बाड़ी करती हैं। ऐसे एक एक दिन करके 6 महीने बीत गए। होश में आइए माँ जी, देखिए पुराने दिन फिर लौट आए हैं। हम बहू के लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा। कुछ कर भगवान। ऐसा कहते हुए पांचों बहुओं की आंखों में ठहरे आंसू छिटक पड़ते हैं। तभी उनकी बीमार सास के हाथ पांव हिलने लगते हैं। मानो विधवा का दिल भी उन 5 विधवा बहुओं को भीगी पलकों को देखकर पसीज गया हो। जूही, सुधा, किरण, रेखा, देखो शायद सासू माँ ठीक हो रही है। महक ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसकी सास के मन में उसके लाल की लाश की छवि उभर आती है, जिसके साथ बूढ़ी सास की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बेटे क्यों चले गए? माँ जी चुप हो जाइए। शायद उनका जाना नियति के पन्नों में पहले ही लिखा जा चुका था। तो क्या हुआ जो आपके बेटे नहीं मगर आपकी बहू आपके साथ है? अपनी 5 बहुओं के समझाने बुझाने पर ममता के मन में बुझी हुई जीने की आस जाग उठती है। सास बहू के जीवन में दुखों की बदरी छटी रही थी कि गांव की औरतों में बातें शुरू हो जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ममता कि तू ऐसे निकलेगी। अरे कलावती, मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे कोस रही हो? अरे तू तो वो स्वार्थी सास है जिसने अपने सुख के लिए अपने विधवा बहुओं को अब तक ससुराल की जिम्मेदारी की बेड़ियों में बांधा हुआ है। अरे तेरा बुढ़ापा तो उनके रहते अच्छे से कट जाएगा, मगर तेरे चले जाने के बाद उन बेचारी बेवा बहुओं का जीवन तो जमाने के ताने बाने में बीतेगा। अकेली औरत को हर मोड़ पर मर्द के साथ की जरूरत होती है। ममता, इस बात को गांठ बांध ले और उनका घर बसा दे। कलावती के बोल ममता के मन में घर कर जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी विधवा बहू के शादी के लिए लड़के देखने लगती है। यह बात जैसे ही 5 बहुओं को पता चलती है तो वह अपने सास को बोलती है, माँ जी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप हमारी शादी कराना चाहती हैं? इसमें हर्ज ही क्या है बहू? अभी तुम 5 के सामने पूरा जीवन पड़ा है, जिसे जीने के लिए तुम्हें हम सफर की जरूरत होगी। तुम्हारे तन पर ये सफेद साड़ी देखकर तुम्हारी सास के लिए हर एक दिन 100 मौत के बराबर होता है। माँ जी, हमने सच के साथ जीना सीख लिया है। बस आप हम 5 बहुओं के पुनर्विवाह के ख्याल को भूल जाइए। मगर बहू, किसी के चले जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है? सच कहा सासू माँ आपने, मगर किसी अनजान के आ जाने से किसी खोए हुए अपने की कमी भी पूरी नहीं होती। हम आपके साथ ही रहेंगे बस। अंत में 5 विधवा बहुएं दोबारा घर बसाने की बजाय अपनी सास के साथ रहना स्वीकार करती हैं, जिसे देख बूढ़ी ममता उन्हें गले से लगा लेती है। आज 5 विधवा बहू अपनी सास के साथ बीते हुए बुरे वक्त को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। भीमगढ़ गांव में शीला अपनी मां चंपा और अपने पिता चंदू के साथ रहती थी। शीला दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे करने को कुछ कहो तो करती कुछ और थी। और कहते हैं ना कि एक पागल इंसान को आम लाने के लिए कहो तो वो इमली लेकर आता है। ठीक उसी तरह शीला का दिमाग भी थोड़ा पागल सा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ चंपा अपने पति चंदू से बोलती है, हे भगवान, अगर हमारी बेटी का यही हाल रहा तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? अरे चंपा, तू चिंता मत करो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वैसे मैंने अपनी बेटी के लिए एक
विकास नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो लड़का काफी समझदार भी है। अरे समझदार तो है, लेकिन हमारी बेटी समझदार नहीं है ना। चंपा, तुम हमारी बेटी की चिंता मत करो। अगर उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा लड़का देखा है तो जरूर वो हमारी बेटी को संभाल लेगा। इतना कहकर चंदू सो जाता है और अगले 1 हफ्ते बाद चंदू शीला की शादी विकास नाम के एक लड़के से करवा देता है। शीला शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और जब उसकी पहली रसोई होती है तब उससे उसकी सास बोलती है, अरे शीला बहू, जरा आलू गोभी को काट देना। अरे मम्मी जी, आलू गोभी को अगर काट दूंगी तो खून निकलेगा और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी को दुख और दर्द नहीं देना चाहिए। ये हमारी फितरत में नहीं है, हम किसी को दुख या दर्द दें। हे भगवान, अरे वो निर्जीव है। अब चल उसे जल्दी से काट दे। अपनी सास की बातों पर शीला मुंह बनाकर आलू गोभी को काट देती है और इस तरह अब दिन गुजरने लगे। और एक दिन फिर से उसके घर में मकड़ी ने जाले बनाकर घर को गंदा कर दिया था। तब शीला की सास शीला से बोलती है, अरे बहू, मैं यहाँ किचन साफ कर रही हूँ, ऐसा कर तब तक तुम जरा मकड़ी के घर तोड़ दो। राम 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 मम्मी जी, आप किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? वो भले ही एक छोटा सा मकड़ा क्यों ना हो, लेकिन जान तो उनमें भी है ना। बताइए, वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। हे भगवान, मैं तेरा क्या करूं पता नहीं। किस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी पागल से करवा दी। अरे अगर तुम घर के मकड़ों को नहीं हटाओगी तो घर में कर्जा होता है और ये अपना घर फिर कहीं ना कहीं बना लेते हैं। इसलिए मैं इनको बेघर नहीं कर रही, बल्कि ये चाहती हूँ कि ये घर के बाहर जाके कहीं घर बनाएं। समझी कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, समझ गई। और इस तरह अब शीला अपने घर में बुने मकड़े के जाल को हटा देती है। शाम को जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे तभी उसकी सास शीला से बोलती है, शीला बहू, सब लोग चाय पी रहे हैं, तुम जरा टीवी चला दो। है मम्मी जी, मैं टीवी कैसे चला सकती हूँ? टीवी के तो हाथ पैर है ही नहीं, टीवी कैसे चलेगा? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं टीवी को अपनी गोद में उठा करके ले आती हूँ। हे भगवान, अब तो तू मुझे सच में उठा ले। कैसी बहू दे रखी है तूने मुझे। अरे मेरी माँ, टीवी को चलाने का मतलब है उसके हाथ पैर से नहीं, जो तू उसको गोद में उठा के ले आई। टीवी का स्विच दबाकर टीवी को चालू कर दे माता। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। शीला टीवी चला देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वही मीना के पास उसकी एक पड़ोसन आती है और उससे बोलती है, अरे बहन मीना, और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है और तुम्हारे घर के क्या हाल चाल हैं? अरे क्या बताऊं बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझे तो मेरी बहू पागल मिल गई है। वो कैसे? इतना कहकर मीना उसको सारी बात बता देती है और यह सब सुनकर वह पड़ोसन मीना से बोलती है, अच्छा, तेरी बहू के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है और तू अपनी बहू को झेल कैसे रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर इन सब को छोड़, ये बता, क्या तू मुझे अपने बहू का पागलपन दिखा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद मीना अपनी बहू शीला को आवाज लगाती है और वो बोलती है, अरे शीला बहू कहाँ हो? जी मम्मी जी बोलिए, क्या काम है? शीला बहू जरा एसी ऑन कर दे। मम्मी जी, क्या इस एसी को टीवी जैसे चलानी होती है? उसकी यह बात सुनकर मीना और मीना की पड़ोसन ठहाके मार मार के हंसने लगती है और यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, यार मीना, तेरी बहू तो सच में कॉमेडी है और तू खामखाई से परेशान हो रही है। वह दोनों इस तरह हंस रहे थे, तभी उसका बेटा विकास आ जाता है और अपनी पत्नी का इस तरह मजाक उड़ता हुआ देखकर अपनी माँ से बोलता है, बस भी करिए माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। और मेरी पत्नी थोड़ी सी दिमाग से कमजोर है तो क्या हुआ, आप उसका इस तरह से मजाक बनाएंगी? अगर शीला की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? विकास को भड़कता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे बहन, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, अब मैं इसमें क्या बोलूं? चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ के ऊपर खूब चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर शीला बोलती है, बस ठीक नहीं है विनय जी, माँ ही तो है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसकी बात सुनकर अब मीना को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह उससे माफी मांगती है। शीला भी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह अब मीना किसी की बात में आकर भड़कती नहीं है और ना ही कभी शीला से उसकी लड़ाई होती है
और ना ही वो शीला का मजाक उड़ाती है। झंझारपुर में सीता नाम की एक औरत अपने बेटे राज के साथ रहती थी। सीता बहुत ही मॉडल और फैशनेबल थी। वह अपने बेटे की शादी एक मॉडल लड़की से कराना चाहती थी और अपने बेटे राज के लिए अपने ही जैसे एक अमीर और मॉडल लड़की की तलाश में थी। शाम का समय था। राज एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है और अपने बेटे को शादी के लिबास में देख सीता बोलती है, अरे बेटा, मैं तो तेरी शादी के लिए खुद ही लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन तू तो शादी करके आ गया। हाँ माँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक संस्कारी लड़की चाहता हूँ। आप बहुत ही फैशनेबल है। मैंने शुरू से सिर्फ फैशन वाली चीजें देखी है, लेकिन आज तक मैंने अपना कल्चर ठीक से देखा ही नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तू इसको ऐसे शादी करके लाया है, ये भी तो एक मॉडर्न तरीका है। देख, मैं भले तेरी मॉडर्न माँ हूँ, लेकिन अपने बेटे की खुशी को बहुत प्यार करती हूँ। खैर, तू इसको शादी करके ले ही आया है, तो अब ये मेरी बहू है और अब ये भी मेरी तरह मॉडर्न बनेगी। इतना कहकर वो उन दोनों को घर में आने को कहती है। यह सब देखकर रीतिका को बहुत ही शौक लगता है। वो चौंकते हुए अपनी सास से बोलती है, अरे मम्मी जी, हम दोनों ने अभी शादी की है, क्या आप हमारा गृह प्रवेश नहीं कराएंगी? ओह माय डियर, तुम मॉडर्न कल्चर में हो, कौन से जमाने में जी रही हो? यू बोथ आर सो क्यूट कपल्स। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर रीतिका राज से बोलती है, ओह माय गॉड राज, ये तुम्हारी माँ है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी एजेड होने के बावजूद इतनी मॉडर्न। हाँ रीतिका, इसी बात का तो दुख है कि वो मॉडर्न है, क्योंकि उन्होंने अपने इस चमकती तमकती दुनिया में अपने कल्चर को ही खो दिया है। वो अपना कल्चर जानती ही नहीं है। डोंट वरी राज, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना कहकर रीतिका और राज दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जब रीतिका साड़ी पहनकर नीचे किचन में आती है, तब उसकी सास उसे इंडियन कल्चर में देखकर बोलती है, अरे बेटा, तू बहू है, लेकिन तू बिल्कुल आंटी लग रही है। अरे आजकल के जमाने में साड़ी कौन पहनता है? चल, मैं तुझे एक से एक शॉर्ट ड्रेसेस दिलाती हूँ। मम्मी जी, अभी मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे भी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। डैम, घर पे खाना बनाओगी? रुको रुको रुको, मैं अभी फूड आपसे नूडल्स और चाइनीज फूड मंगवा रही हूँ, ओके? जस्ट वेट। रीतिका अपनी सास को बाहर से खाना मंगवाने को मना करती है, लेकिन उसकी सास नहीं मानती और बाहर से खाना ऑर्डर करवा देती है। इस तरह दिन बीतने लगे। आए दिन सीता रीतिका को मॉडल रहने के लिए फोर्स करती है, लेकिन रीतिका एक मामूली और संस्कारी लड़की की तरह रहती है। एक दिन की बात है, सीता फूड ऐप से खाने का ऑर्डर करती है और थोड़ी देर बाद जब उसका ऑर्डर उसके घर के पास आता है और जैसे ही सीता दरवाजा खोलती है, वैसे ही वहाँ मौजूद डिलीवरी बॉय उसको छोटे छोटे कपड़ों में देखकर बोलता है, अरे वाह, मेरे सामने 45 साल की एक महिला इन छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी है। ऐसे कल्चर तो देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता है। जी बिल्कुल, अगर आपकी जगह कोई अच्छी सी लड़की होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लेता। हे भगवान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे इनडायरेक्टली किसी लड़की से कंपेयर कर रहे हो क्या? अरे नहीं मैम, खैर क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, चलिए आप मेरे घर में आइए। इतना कहकर सीता उस डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर ले आती है और जब वो अंदर पानी लेने के लिए जाती है, तब डिलीवरी बॉय उसके घर में चोरी करने लगता है। जैसे ही वो चोरी करना शुरू करता है, वैसे ही रीतिका आ जाती है और उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फोन कर पुलिस को बुलाती है। जब तक पुलिस आए तब तक रीतिका उस चोर को पकड़कर खूब मारने लगती है और मारते हुए कहती है, तुम जैसे नीच इंसान को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि अपने बलबूते कुछ कमा सको। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे अरेस्ट करके वहाँ से चले जाती है। यह सब देख सीता अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, ये तो एक चोर निकला। हाँ माँ, ये एक चोर है और आपने इसको अंदर क्यों आने दिया? वो दरअसल इसने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी थी ना, इसीलिए। मम्मी जी, आप एक इंडियन हो और इंडियन कल्चर अपनाना आपका सबसे पहला फर्ज है, लेकिन आप उसे अपनाती ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपकी जरा सी तारीफ करे तो आप उसको सीधे घर के अंदर पढ़ा दे। अपनी बहू की बातें सुन अब सीता को अकल आ जाती है और वह मुंह लटकाए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक साड़ी पहनकर नीचे आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तू सही बोल रही है, मैं इंडियन हूँ और मुझे अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं आज से मॉडर्न नहीं बल्कि एक मामूली सास बनकर रहूंगी। लेकिन बेटा, तू ये सब राज को मत बताना प्लीज।
उसकी बातें सुनकर रितिका सहमत होती है और राज को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, वो भी मिलजुल कर, जहाँ सब कुछ संस्कार में चलता है। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? लग रहा है अभी तक अपने बाप के बिस्तर पे आराम फरमा रही है। इतना कहकर सीमा पैर पटकते हुए ऊपर जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी बेटी दुर्गा बिस्तर पर सो रही थी। उसे चैन की नींद सोता देखते हुए सीमा बोलती है, तेरे ही तो मजे हैं, जब देखो आराम फरमाती है। अरे कुछ काम कर लिया कर, पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, कम से कम घर के ही काम में थोड़ा हाथ बटा दे। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि पढ़ना लिखना नहीं है? आप ही ने तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। और रही काम की बात, तो घर पर सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो अब तू जबान बढ़ाएगी? हाँ, रुक रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सीमा दुर्गा को मारने ही जाती है कि तभी दुर्गा के पिता रंजन वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे सीमा, सुबह सुबह तुम अपनी बेटी के कमरे में हो, और ऐसा भी कौन सा माँ और बेटी का प्यार बढ़ रहा है जो तुम मुझे छोड़ अपनी बेटी के ही पीछे लगी रहती हो? हाँ, ऐसा तो होगा ही ना, अब आपकी बच्ची है इतनी ही प्यारी। पिताजी, वैसे सच में माँ बहुत ही अच्छी है, वो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। मुझे अपनी माँ को याद करने का समय ही नहीं मिलता। उसकी यह बात सुनकर रंजन आंखों में आंसू लिए बोलता है, बेटा बस तुम खुश रहो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह तीनों अब नीचे आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दुर्गा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रंजन बोलता है, सीमा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, ऑफिस का कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, प्लीज तुम मेरी बेटी दुर्गा का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो रंजन, मैं दुर्गा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर रंजन वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ तो रंजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा को पूरी छूट मिल गई थी। इस तरह सीमा दुर्गा के कमरे में जाती है और उसके बालों को पकड़कर खींचकर नीचे ले आती है और उससे बोलती है, खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप, जो आराम से ऊपर बैठकर आराम फरमा रही है। मम्मी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ हाँ, तेरे ही तो ऐसे नखरे हैं। अपनी माँ की जिद देखकर बेचारी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। कुछ समय बाद वह काम करके सोफे के ऊपर बैठती है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है, हे भगवान, ये मनहूस पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी। माँ, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चलिए ना, मुझे दवाई दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तेरे को दवाई दिलवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए गर्म पानी करके ला। जा, मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे गर्म पानी से गरारे करने हैं। उसकी यह बात सुनकर दुर्गा अब गर्म पानी करने लगती है। वह पानी को ग्लास में डालने लगती है और पानी डालते डालते उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से गर्म पानी उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो गर्म पानी गिरता है तभी उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है और वह चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सीमा किचन में जाती है और उसको इस हालत में देखकर लाठी से मारने लगती है। सीमा दुर्गा को इतना मारती है कि वह बेहोश हो जाती है। दुर्गा को बेहोश होता देख सीमा डरते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, इसको क्या हो गया? अरे मैं इसको जल्दी से दवाई दिलवा दूं, वरना ये मुझे फंसा देगी। सीमा अब दुर्गा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वह उसके हाथों पर मरहम लगाती है। इस तरह अब दिन बीतने लगे, जिसके बाद सीमा का अत्याचार दुर्गा के ऊपर बढ़ता ही गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा बाजार गई हुई थी और दुर्गा अपने कमरे में अपनी माँ की फोटो लिए उसे देखकर रो रही थी और अपनी माँ की फोटो से बात करते हुए बोलती है वो, मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये नई मम्मी अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत मारती है। देखो देखो, आपकी छोटी सी दुर्गा का हाथ भी जला दिया। वो मुझसे सारा काम करवाती है, मुझे स्कूल भी नहीं भेजती। दुर्गा खुद से यह बात बोल रही थी कि तभी यह सब रंजन सुन लेता है। उसकी यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह दुर्गा के कमरे में जाता है, तभी सीमा भी वहां आ जाती है और उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर में दिखना भी नहीं, और तुम जैसी माँ होने से अच्छा है कि मैं दूसरी शादी ही ना करता। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगा। इतना कहकर वह उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद अब रंजन अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है और अपनी बेटी के साथ अब खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करिए सास बहू ड्रामा टीवी।